चूंकि मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के सदस्य भी होते हैं, अतः आवश्यक है कि हम मंत्रिमंडल के विधायिका से संबंध के बारे में भी जान लें। इसके संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिन्हें हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें सैद्धांतिक दृष्टिकोण की, तो इसके अनुसार संविधान यह उपबंध करता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व से आशय यहाँ मंत्रिमंडल के लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व से ही है। उत्तरदायित्व से आशय यह है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के अधीन है और मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। अगर देखा जाए तो विधायिका मंत्रिमंडल पर कुछ विशिष्ट साधनों या उपक्रमों के द्वारा नियंत्रण रखती है। जैसे सबसे पहली बात होती है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत संसद के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों से उनके मंत्रालयों के बारे में प्रशासनिक नीतियों और कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछें। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर मंत्रिमंडल के सदस्य को संसद में उस प्रश्न का उत्तर देना होता है और अपने विभाग या मंत्रालय की स्थिति स्पष्ट करनी होती है। इस तरह से विधानसभा के या विधायिका के सदस्यों को विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बारे में जानने का अवसर मिलता है और यदि किसी मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा कोई गलत बयानी या कोई त्रुटिपूर्ण सूचना विधायिका के समक्ष दी जाती है तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार नोटिस जारी करने का भी अधिकार उन सदस्यों को होता है। अगला जो कार्य विधायिका द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए काम में लिया जाता है वह है काम रोको प्रस्ताव। यदि कोई ऐसी कोई विशिष्ट घटना घटित हो और संसद के सदस्यों को लगे कि पहले इस पर चर्चा करना आवश्यक है तो विधायिका या संसद का कोई सदन यह प्रस्ताव ला सकता है कि पहले से चले आ रहे सदन के कार्यों को रोककर उस विशिष्ट घटना पर चर्चा की जाए। इस प्रकार विधायिका मंत्रिमंडल पर नियंत्रण स्थापित कर पाती है। अब हम बात करें विधायिका द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के एक और अन्य उपक्रम की, तो वह है किसी विधेयक या नीति की अस्वीकृति। यदि मंत्रिमंडल द्वारा कोई विधेयक कानून निर्माण के लिए संसद के किसी सदन के समक्ष रखा जाता है और यदि उस कानून निर्माण के प्रस्ताव को संसद के सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो यह एक तरह से नैतिक हार मानी जाती है। और वहीं यदि लोकसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो इसका अर्थ माना जाता है कि मंत्रिमंडल को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं है और इस प्रकार इस विधेयक की अस्वीकृति का अर्थ होता है मंत्रिमंडल का अपने पद से त्याग पत्र देना। बजट पर कटौती प्रस्ताव। यदि लोकसभा में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर लोकसभा द्वारा कोई कटौती का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। अतः अनेक बार यह भी देखा गया है कि मंत्रिमंडल द्वारा व्हिप जारी कर बजट प्रस्ताव के प्रस्ताव लोकसभा में पारित कराए जाते हैं। विधायिका द्वारा मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच भी कराई जा सकती है। इस हेतु संयुक्त सदन जांच समिति आदि का संयुक्त संसदीय जांच समिति का भी प्रस्ताव रखा जाता है। सदन की लोक लेखा समिति तो सरकार द्वारा व्यय किए जाने वाले धन पर एक तरह से अंकेक्षण की स्थिति रखती है। इसके अतिरिक्त विधायिका अविश्वास प्रस्ताव जारी कर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देने के लिए कह सकती है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल पर लोकसभा या विशेष रूप से लोकसभा और संसद का भी नियंत्रण पर्याप्त रूप से बना रहता है। अभी हमने जाना कि सैद्धांतिक रूप में विधायिका किस प्रकार मंत्रिमंडल पर नियंत्रण बनाए रखती है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार में स्थिति थोड़ी उलट नजर आती है। जैसे भले ही लोकसभा का
मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल लोकसभा के अधीन ही कार्य करता है, किंतु वास्तव में मंत्रिमंडल का लोकसभा में बहुमत होता है और लोकसभा में बहुमत होने पर ही सरकार का गठन किया जाता है। यदि लोकसभा में सत्ताधारी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो त्यागपत्र देना होता है, किंतु वास्तव में ऐसी अनेक स्थितियां हैं जबकि लोकसभा में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व बना रहता है और प्रधानमंत्री चूंकि लोकसभा का ही नेता होता है और उसे अपना बहुमत लोकसभा में ही सिद्ध करना होता है, अतः वास्तव में मंत्रिमंडल लोकसभा की वजह से एक तरह से शक्तिशाली स्थिति में ही रहता है। दलीय अनुशासन की स्थिति भी मंत्रिमंडल को विधायिका पर एक तरह से प्रमुख स्थिति प्रदान करती है। दलीय अनुशासन के कारण दल के सभी सदस्य अपने दल की नीति का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं तथा यदि वे किसी कारण से अपने दल की आलोचना करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे अवसरों पर अनेक बार लोकसभा या राज्यसभा में जब भी मतदान की स्थिति आती है तो दल के सचेतक एक व्हिप जारी कर सभी सदस्यों को दल के द्वारा प्रस्तुत या मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करने के लिए एक आदेश जारी करते हैं, जिसका उल्लंघन होने पर उस संबंधित सदस्य की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। विधि निर्माण के क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधि निर्माण के प्रस्ताव और प्रारूप मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ही इन प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत करता है तथा वह उस प्रस्ताव पर जो भी आशंकाएं या वाद विवाद उत्पन्न होते हैं उनके संबंध में सदन में मंत्रिमंडल की या सरकार की स्थिति स्पष्ट करता है। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली भूमिका में होती है और विधायिका का कार्य केवल अनुमोदन मात्र रह जाता है। प्रधानमंत्री को प्राप्त लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी एक तरह से मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण स्थापित करती है। चूंकि लोकसभा के सदस्य जब चुनाव में चुनकर आते हैं तो वे 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि वह 5 वर्ष की अवधि से पूर्व चुनावों का सामना करे। अतः यदि प्रधानमंत्री लोकसभा को कर दे तो यह भी हो सकता है कि सदस्यों को चुनाव में जाना पड़े। अतः प्रधानमंत्री को प्राप्त लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी लोकसभा के सदस्यों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने मंत्रिमंडल के संसद पर पारस्परिक संबंधों के बारे में जाना। अगले भाग में हम और अन्य विषय लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।